my dear friends, when we are talking about organizational learning, we are talking about a situation where we are considering our organization as organic. अब आप सोचें organic क्या होता है जनाब? जैसे एक difference है ना between organic and mechanistic approach. तो अगर आप किसी चीज को मशीन करार दे दें, हम कहेंगे जनाब ये जो कुर्सी आपके पास रखी हुई है या चलें जो गाड़ी आपकी है ये एक मशीन है, तो क्या ये मशीन कुछ सीखती भी है विद द पैसेज ऑफ टाइम? क्या आपके कमरे में जो पंखा लगा हुआ है ये कुछ अरसे के बाद सीख जाता है कि आपको कब ज्यादा हवा चाहिए कब कम चाहिए? नहीं, ये वैसे ही चलता रहता है, इसको जो बता दिया गया ये उतना ही करेगा. It does not change because it cannot learn. On the other hand, we have organic living items. वो पौधे भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं और वो इंसान भी हो सकते हैं, जो हर एक्सपीरियंस हर एक्सपेरिमेंट के साथ सीखते हैं और अपना आने वाला जो हमारा बिहेवियर है वी एडजस्ट दैट अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फादर के पास एक दफा जाएं और आपको कोई चीज चाहिए, आपने कहा जी मुझे एक नया कंप्यूटर चाहिए, आपने कहा फादर से जाके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शायद वो मुझे अरेंज करा दें. तो आप अपने फादर के पास गए, somehow he was not in a good mood and you spoke to him about the new PC. Backfired. नाराज हो गया वो, डांट वांट पड़ गई, कुछ गड़बड़ हो गई. अब आप नेक्स्ट टाइम फिर खराब मूड में जाएंगे उनके पास? जब उनका मूड खराब होगा फिर उसी वक्त जाएंगे? नहीं ना. You will change your behavior next time. Why? Because you have learned. And this is how we move. तो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, हम अपनी की हुई बहुत सारी हरकतों की वजह से we learn a lot of things about our own selves and we learn about the people who are living around us and we adjust accordingly. Similarly, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं तो हम फिर उसको ट्रीट कर रहे हैं एज समथिंग दैट लर्न्स, दैट ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम. अगर आप मैकेनिस्टिक अप्रोच लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन देखेंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली विल नॉट लर्न. ऑर्गेनाइजेशन फिर वो करेगी जो उसके मैनुअल में लिखा हुआ है, जो लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दे विल कीप ऑन डूइंग दैट एज अ स्ट्रेट लाइन फॉलोअर. सो माय डियर फ्रेंड्स, learning in organizations is number one possible when you are considering yourself as an organic being. Secondly, learning का बहुत ज्यादा ताल्लुक informal communication से है जो कि within organization होती है. यानी learning will transfer to people from people to people based on their informal connections with each other. एक तो तरीका ये है कि मैं जो भी चीज सीखूं मैं वो उसकी ईमेल बनाऊं या मैं उसके लेटर लिखूं, रिपोर्ट बनाऊं, सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्चुअली वर्क एंड स्टडी ऑन दैट. बट दूसरी तरफ क्या है कि व्हाटएवर लर्निंग आई हैव मेड, जो भी चीज मैंने तजर्बा किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं लंच की टेबल पे अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करूं, मैं किसी मीटिंग में उनके साथ ऐसी चिट चैट में डिस्कस कर लूं, मैं गाड़ी में ट्रैवल करते हुए उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट्स पे बात कर लूं. तो ये जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा विच इज लार्जली इनफॉर्मल विल प्ले अ मेजर रोल इन शेयरिंग नॉलेज अमंग पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम नॉलेज या हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लर्निंग हो रही है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नई नॉलेज भी क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास शायद नॉलेज वर्कर्स भी मौजूद हैं, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक और चैलेंज ये आ जाता है कि उस नॉलेज को जो लोगों के पास कहीं यहाँ मौजूद है उसको कहीं रिकॉर्ड भी कर लिया जाए. यूं समझिए कि लेट्स से आपने एक एक्सपेरिमेंट किया या आपने एक रिसर्च की, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स आए, आप एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे थे, वो रिजल्ट्स आपने अपने पास नोट किए, कुछ आपको वैसे ही जहन में आ गया, आपके क्या करेंगे? आप अपने पास रखेंगे? नाउ इमेजिन अगर कुछ अरसे के बाद आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जिसके खर्चे पे आपने वो एक्सपेरिमेंट किया था उसको क्या मिलेगा? उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया. सो वी नीड टू हैव अ सिस्टम जिसके थ्रू हम इस तरह से जो नॉलेज क्रिएट हो रही है जो लोगों के दिमागों में मौजूद है, वी कॉल दैट टैसिट नॉलेज, TACIT, टैसिट. उस टैसिट नॉलेज को हम शेयर्ड नॉलेज में कन्वर्ट कर दें, जहां पे बाकी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उन तक भी वो बात पहुंच सके.
please always remember, people come, people go, organizations remain. So therefore, जब हम ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद भी तो लोग वहां मौजूद होंगे. जो नए लोग आएंगे, क्या वो फिर से वो सारे एक्सपेरिमेंट फिर से करेंगे, वो सारी नॉलेज फिर से गेन करेंगे? You don't want that to happen. Organizations do not want that to happen. So वो क्या करते हैं, वो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं. With the help of technology ये चीज बहुत आसान हो गई है कि आप जितनी जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो नई नॉलेज क्रिएट हो रही है उसको एक जगह पूल किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि फॉर फ्यूचर पर्पसेस हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें. आइए इस चैप्टर को अब कंक्लूड करते हैं. हमने इस चैप्टर में स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात की. हमने देखा कि किस तरह से human resource is playing a vital role in strategy formulation, और हमने कहा that it's the man behind the machine that really matters. उसके बाद हमने लीडरशिप पे थोड़ा सा डिस्कशन किया और ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे बात की. बाय द वे इस पे हम अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे. फाइनली हम आगे बढ़े और हमने जॉब डिजाइन पे डिस्कशन किया, नॉलेज वर्कर्स पे बात की, और फिर हम मूव करते हुए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पे गए, जहां हमने बात की कि कैसे कॉम्पिटेंसेस पे डिपेंड करके हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं. और हम क्लोज कर रहे हैं ऑन लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, जो कंटिन्यूसली लर्न कर रही हैं, वो उस नॉलेज को एक जगह जमा करते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन में आए उनको उन एक्सपेरिमेंट्स को फिर से ना करना पड़े. टिल द नेक्स्ट चैप्टर आज यहीं तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.